आखिर नागालैंड में इंडियन आर्मी के इतने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस क्यों चलते हैं? कौन है ये इंसर्जेंट ग्रुप्स जिनके खिलाफ इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही है? आज हम जानेंगे नागालैंड और इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के इतिहास के बारे में। तो बात शुरू होती है ईयर 1881 में। 1881 वो साल था जब नागा हिल्स को ब्रिटिश इंडिया ने कैप्चर कर लिया था। इसके बाद करीब 35 साल बाद जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने जो नागा ट्राइब्स थी उनमें काम करने वाले लेबरर्स को चुना, उन्हें ट्रेन करा और वर्ल्ड वॉर वन में अपनी तरफ से लड़ने के लिए फ्रांस में भेजा। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जो उनको ट्रेनिंग दी गई थी वो गुरिल्ला वारफेयर के लिए दी गई थी। गुरिल्ला वारफेयर एक टेक्निक है जिसमें दो सेनाएं आपसी में सामने सामने से लड़ने के बजाय छुपकर वार करती है। इस तरह की टेक्निक्स यूजुअली पहाड़ों और जंगलों में नोट करी जाती हैं, जब एक सेना घात लगाकर बैठती है और दूसरी के आने का इंतजार करती है और जैसे ही दूसरी सेना आती है उस पर धावा बोल देती है। अगर आप लोग नोट करेंगे तो आज हमारे देश में जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलते हैं उसमें इसी तरह की टेक्निक्स का यूज होता है। वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ तो नागालैंड से रिक्रूटेड जो सोल्जर्स थे वो वापस आए। अब वो लोग फुली ट्रेंड थे और उन्होंने नागालैंड के लोगों के अंदर पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज फैलाने शुरू करे। इन लोगों का मकसद था नागालिम या फिर इंग्लिश में ग्रेटर नागालैंड बनाने का। ग्रेटर नागालैंड को समझने के लिए आपको एक अलग एग्जांपल हम बताएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश में अखंड भारत नाम का एक आइडिया फैला हुआ है। अखंड भारत का सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि अभी जो इंडिया है इतना ही ना रह के इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सभी देशों को मिलाकर एक सिंगल स्टेट बना दिया जाए, जिसे हम दूसरे शब्दों में अखंड भारत भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि पहले, और हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भी यही कहती है कि पहले अखंड भारत ही हुआ करता था। इसी तरह नागालैंड में उन ग्रुप्स का मानना था कि उन्हें खाली नागालैंड ही ना बल्कि ग्रेटर नागालैंड यानी नागालिम चाहिए। अंतर सिर्फ इतना है कि उन्हें नागालैंड के अंदर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार के कुछ इलाकों को मिलाकर एक देश बनाना था। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि उन्होंने म्यांमार के इलाके को भी अपने अंदर चाहा था, जो कि म्यांमार देखा जाए तो एक देश ही अलग है, तो वो एक दूसरे देश को अपना हिस्सा बनाना चाहते। आगे चलते हैं ईयर 1946 में, जब इन ग्रुप्स ने अपने आप को एक एनएनसी यानी नागा नेशनल काउंसिल नाम के ग्रुप में मिलाकर एक सिंगल एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट करा। अगले साल 1947 में इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली और इसी के साथ 1947 में ही नागालैंड में एक रूलर थे जिनका नाम था अंगामी जापू फिजो। इनकी लीडरशिप के अंडर नागालैंड ने खुद को इंडिया से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1952 में फिजो की लीडरशिप के अंदर ही एक नागा फेडरल गवर्नमेंट यानी एनएफजी और खुद की आर्मी इस्टेब्लिश करी गई, जिसे हालांकि इंडिया ने बाद में क्रश कर दिया। फिर आते हैं हम ईयर 1958 में, जहां पर आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लाई गई। अब बहुत से लोगों का मानना है कि आफ्स्पा का रिलेशन सिर्फ कश्मीर से है, क्योंकि हम नॉर्मली आफ्स्पा कश्मीर के रिलेशन में ही सुनते हैं, बट ऐसा नहीं है। देश में पहली बार आफ्स्पा नागालैंड में लाई गई थी। हालांकि उस टाइम नागालैंड कोई अलग से एक स्टेट नहीं था, वो आसाम का पार्ट ही था। 1963 में जाकर आसाम को दो हिस्सों में बाइफरकेट करा गया, जिसमें एक आसाम निकला और एक नागालैंड। बाइफरकेशन के करीब 7 साल बाद अराउंड 1970 तक नागालैंड के इंसर्जेंट ग्रुप्स एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे इंडियन गवर्नमेंट के लिए। उसके दो कारण थे। सबसे पहला, पाकिस्तान दो हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान यानी जो आज बांग्लादेश है, उसके थ्रू पाकिस्तान इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता था, लॉजिस्टिकल, और साथ ही में चाइना उस टाइम म्यांमार के थ्रू इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता था। तो देखा जाए तो इंडिया को दो फ्रंट्स पे ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, पहली पाकिस्तान से, दूसरी चाइना से, क्योंकि चाइना से हम ऑलरेडी 1962 में वॉर कर चुके थे और पाकिस्तान से भी ऑब्वियसली हमारे वॉर हो चुका था, और इस तरफ से हमें ईस्ट पाकिस्तान से भी इशू चल रहा था। आगे चलते हैं हम 1975 में, जहां पे शिलोंग अकॉर्ड्स को साइन किया। शिलोंग अकॉर्ड्स एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट था जिसमें एनएनसी यानी नागा नेशनल काउंसिल और एनएफजी यानी नागा फेडरल गवर्नमेंट, इसके कुछ लोगों ने हथियार डालना एक्सेप्ट करा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करा। इसमें अगर देखा जाए तो जो पार्टीज थी उसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर ऑफ नागालैंड, जो उस टाइम थे लल्लन प्रसाद सिंह, इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, और नागालैंड के इंसर्जेंट ग्रुप्स की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका नाम है तनजेम्बा, दारू और केवी येली। केवी येली जो है वो अंगामी फिजो के भाई हैं। इस टाइम अंगामी फिजो एग्जाइल में थे, इंडिया के अंदर या फिर नागालैंड के अंदर नहीं थे। शिलोंग अकॉर्ड्स के बाद 1980 में
थुइंगालेंग मुइवा नाम के एक लीडर के अंडर जितने भी लोग थे, उन्होंने शिलोंग अकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और अपना खुद का एक NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इस्टेब्लिश कर दिया। और करीब 8 साल 1988 तक ये ग्रुप कंटिन्यूसली काम करता रहा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब इतने इंसर्जेंट लोग एक साथ इकट्ठे होंगे तो आपसी मतभेद तो होंगे ही। और इस आपसी मतभेद के चलते हुए 1988 में NSCN 2 भागों में बढ़ गया। एक था NSCN K और दूसरा था NSCN IM। NSCN K का फुल फॉर्म था NSCN खापलांग और NSCN IM का था NSCN इस्वाक मुइवा। ये दोनों ग्रुप्स अपने अपने लीडर्स के नाम पर थे, उधर खापलांग, इस तरफ आइसैक और मुइवा। 1990s में इंडियन गवर्नमेंट और इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में पीस टॉक्स शुरू हो गई, जिसके चलते हुए 1997 में NSCN IM ने सीज फायर डिक्लेयर कर दी और 2001 में NSCN K ने सीज फायर डिक्लेयर कर दी। लेकिन ये सीज फायर एग्रीमेंट बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला। NSCN K यानी खापलांग ने कुछ टाइम बाद ही म्यांमार की अराकन आर्मी के साथ हाथ मिला लिया और दोबारा अटैक्स करने शुरू करे। इसी तरह NSCN IM ने गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, जो उस टाइम हॉस्टाइल गवर्नमेंट थी, उसके साथ हाथ मिलाया और दोबारा अटैक्स करने शुरू करे। हालांकि 2009 में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार दोबारा आई तो इस चीज पर काफी हद तक रोक लगी। आपको मैं यहां बता देता हूं कि जब भी शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में होती है तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस काफी अच्छे होते हैं। और फाइनली 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस में नागा पीस टॉक्स के अकॉर्ड को साइन करा गया। 2015 वही साल है जिसमें मणिपुर में इंडियन आर्मी के ऊपर NSCN K और KYKL नाम की एक इंसर्जेंट ग्रुप ने अटैक करा था, जिसमें 18 सोल्जर्स की जान गई थी, वो शहीद हुए थे। KYKL मणिपुर का ही एक इंसर्जेंट ग्रुप है। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो इस तरह की लड़ाई काफी समय से लड़ते आ रहे हैं। इस अटैक के रिस्पॉन्स में इंडिया ने म्यांमार के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। अगर आपको मैं थोड़ा एक रफ आइडिया दूं तो अगर आप लोगों ने उरी मूवी देखी है, उस मूवी के स्टार्टिंग में इंडियन सोल्जर्स म्यांमार में घुस के एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक वही थी। इसी तरह से 2019 में इंडियन और म्यांमार की आर्मी ने मिलकर एक ऑपरेशन सनराइज कंडक्ट किया था, जहां पे उन्होंने NSCN और अराकन आर्मी, जो कि म्यांमार में सिचुएटेड है, उन पर अटैक किया था। इंटरेस्टिंग बात यहां पर है पीस टॉक्स के बारे में, जो 1990 से चलती आ रही हैं। इन पीस टॉक के बीच में जो एग्रीमेंट साइन करा गया है उसके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। NSCN की डिमांड क्लियर है, उन्हें अपना एक सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट मना करती आ रही है। NSCN का कहना है कि जो FA यानी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करा गया है उसमें यह क्लियरली मेंशन करा गया है कि इंडिया और नागालैंड 2 सेपरेट पावर्स और 2 एंटिटीज की तरह एग्जिस्ट करेंगे। NSCN कहता है कि इसका मतलब तो यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें अपना फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन रखने से अलाउ कर दिया है। पीस टॉक्स 1990 से चलती आ रही हैं। NSCN का कहना है कि उन्हें सिंपल 2 चीज चाहिए, अपना खुद का एक फ्लैग और एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है। लेकिन अब जो FA यानी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। NSCN का कहना है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में यह साफ साफ लिखा है कि इंडिया और नागालैंड सोवरेन पावर और 2 एंटिटीज की तरह एग्जिस्ट करेंगी। NSCN कहता है कि इसका मतलब तो यह साफ साफ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें अपना खुद का झंडा और कॉन्स्टिट्यूशन रखने से अलाउ कर दिया है, और इंडियन गवर्नमेंट कहती ऐसा नहीं है। तो जो इशू है वो ये है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत ही ज्यादा वेग हैं, कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है, और दोनों ही साइड्स ने, इंडियन गवर्नमेंट और नागालैंड ने, उनके ग्रुप्स ने अपने हिसाब से उनको इंटरप्रेट कर लिया है और अपना ही मतलब निकाल लिया है। तो ये थी इंडियन गवर्नमेंट और नागालैंड के इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में चल रही अनबन की कहानी, जिसे करीब करीब 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब इन पीस टॉक्स पर, जो काफी टाइम से चल रही थी, थोड़ा पॉजिटिव आउटकम भी आने वाला था, इन पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा है, क्योंकि 4 दिसंबर को इंडियन आर्मी के द्वारा एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, जिसमें उन्होंने इंसर्जेंट समझकर नॉर्मल सिविलियंस को टारगेट कर लिया। इस केस को होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी कहा था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान एक डेवलप्ड नेशन नहीं है। 1947 में इंडिया से अलग होने के बाद क्यों पाकिस्तान इतना पीछे रह गया और इंडिया इतना आगे पहुंच गया। क्यों पाकिस्तान में इतनी ज्यादा भुखमरी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरा देश कर्जे में दबा हुआ है।
इन सारी बातों का हम पॉइंट टू पॉइंट और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और आप सभी को बताएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।